हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, है ना। इससे पहले भी हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 को बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन देखी हमने, है ना। फिर हमने कुछ एक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखी। जैसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर दूसरा था कि हाउ क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। एक मिनट में इसको 2 पेज व्यू कर लूँ, आसानी से देखा जा सकता है, फिर फटाफट हम अपने आज का टॉपिक पे आ जाएंगे। हम्म ये देख लिया हमने। फिर और क्या देखा हमने, फिर हमने पढ़ा है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये लगातार पढ़ते आ रहे हैं हम। उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी देखी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसके भी एक्टिविटी हमने देखी थी। तो आज हम लोग ये सब पढ़ने के बाद आज हम देखने वाले हैं क्या, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहीं पे मिल जाएं। और हम सिर्फ साइंस ही नहीं, और हम सोशल साइंस का भी यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको, और साथ में मैथ भी लेके आएंगे जल्दी। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें हमारा चैनल, है ना। और आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे आप लोग। ठीक। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। वही है यहाँ पे। मैटर कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस आप तीनों, आपने इन चीज़ों को देखा ही देखा है ना। गैस को भले ही नहीं देखा, लेकिन सॉलिड लिक्विड को तो देखा ही देखा है। ठीक है, गैस के बारे में सुना तो है बहुत ज़्यादा, और इवन कहीं ना कहीं तो हमने उसको स्मेल भी कर रखा है बहुत जगह। एलपीजी में स्मेल आती है ना, या फिर गोबर गैस की स्मेल आपने देखी होगी कितनी गंदी आती है। या फिर कहीं आप नाली वाली के आसपास जाओ, वहाँ भी मीथेन होती है, गैस की स्मेल आती है हमें, है ना। किसी नाले वाले के आसपास से जाओ तो वहाँ क्या जो बदबू आती है, वो क्या आती है, वो मीथेन गैस उड़ रही होती है। हाँ, वो हमें सीधा स्मेल मिलती है हमें नाक में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब देखते हैं हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दे रखी है फिर से, कि आप कुछ एक आर्टिकल्स ले लो। जैसे पेन ले लिया, बुक ले लिया, निडल, और एक वुड स्टिक ले लिया। ठीक है, अब इनको आप क्या करो, इनकी अब ड्राइंग बनाओ। इनको पेपर पे रख के और पेंसिल से इनकी ड्राइंग बनाना शुरू करो। तो आप देखोगे क्या, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, और वॉल्यूम तो होगा ही होगा इनका, है ना। जब शेप होगा और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी तो उस चीज़ का वॉल्यूम 100% होगा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि इनको हैमर करेंगे तो वो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पुल करेंगे तो हो सकता है ना भी पुल हो। ड्रॉप करने पे हो सकता है कुछ एक टूट जाए, कुछ पे कोई इफेक्ट ना हो सॉलिड का, है ना। आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अब गैसेस कैसे डिफ्यूज कर जाती है एक दूसरे में, है ना। क्या सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकते हैं? सोच के देखो। अगर इनको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होंगे ये। अब देखो, इन सब का जवाब क्या है, एक एक करके हम आंसर देखते हैं। क्योंकि सॉलिड है तो उसकी डेफिनेट शेप तो होगी होगी, सॉलिड की शेप होती है ना। कोई भी चीज़ आप देख लो, पेन है, पेंसिल है, आपका टेबल है जिस पे आप बैठे हुए हो, हाँ? या फिर आप जो कंप्यूटर देख रहे हो वो भी सॉलिड है, हाँ? बहुत सारी चीज़ें सॉलिड होती है हमारे आसपास में। तो ये सारी चीज़ें को क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है सॉलिड के बारे में। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हो आप, सॉलिड को दबा सकते हो, लकड़ी को दबाओ, कितना भी दबाते रहो कुछ नहीं होने वाला उसको, हाँ। तो लगभग लगभग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। ऐसा नहीं लिखना है कि नो कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्योंकि बहुत एक्सेसिव फोर्स लगता है तो थोड़ा सा वो दब जाता है, लेकिन आप, मैं और आप उतना फोर्स लगा नहीं पाओगे, लेकिन मशीन्स के थ्रू लग जाता है ना। सॉलिड्स का हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो, तो वो अपना क्या करता है, अपने आप को मेंटेन करके रखता है, अपनी शेप को ना, वो बिगड़ने नहीं देता है। हम्म ये इसकी सबसे ज़्यादा काबिलियत है, तो इसलिए उनको रिजिड भी बोलते हैं।
लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो, अगर एक रबर बैंड लो, हाँ, तो इसको आराम से हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं ना, स्ट्रेच कर सकते हैं। हम्म, तो ये सॉलिड है कि नहीं है, आप ये बताओ। फिर अगर आप शुगर और सॉल्ट लो किस जार में, हाँ, तो वो क्या करते हैं, जार का ही शेप ले लेते हैं, जिस जिस टाइप का जार होगा उसी टाइप का जार की शेप ले लेंगे। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड और शुगर और सॉल्ट को सॉलिड है ये, कि नहीं बोल सकते। स्पंज देखा ही होगा आपने, है ना, स्पंज को अगर आप दबाओ तो दब जाता है, तो आप इसको सॉलिड बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। सोचो इन तीनों के बारे में। हम्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए एनसीईआरटी बुक ना बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लो तो आप बहुत ज़्यादा जान जाते हो चीज़ों के बारे में। ठीक है, और लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज़ बुक जरूर पढ़ा करो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, हमेशा के लिए याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, आप देखो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। रबर बैंड, हमने क्या किया, उसको उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेच करने पे क्या होगा, वो टेम्परली अपनी क्या करता है, शेप चेंज करता है, लेकिन फिर से अपनी शेप पे आ जाता है ना। लेकिन अगर एक्सेसिव फोर्स लगा दिया जाएगा तो वो टूट जाता है। ऐसे ही शुगर और सॉल्ट को हम बोल रहे हैं कि अगर हम किसी जार में रखेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है, तो वो सॉलिड है या नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली देखो उसको, एक एक सॉल्ट के पार्टिकल को या शुगर के पार्टिकल को, तो आप देखो वो एकदम कैसा सॉलिड जैसा ही बिहेव करता है ना। आप उसको दबा नहीं पाओगे, हाँ, या फिर आप उसको उसकी एक डेफिनेट शेप है, तो वो सॉलिड तो ऑब्वियसली है। और स्पंज की बात रही, स्पंज के बीच में क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें क्या होती है, एयर होती है। इस चलते जब हम दबाते हैं ना उसको, तो क्या होता है, उसके बीच की एयर निकल जाती है। हम्म, लेकिन वो भी सॉलिड है। ठीक है, स्पंज को भी सॉलिड में ही काउंट करेंगे। ठीक, सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा। अब लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड्स को भी एक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले आप ले लो, वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क या जूस ले लो, हाँ, ये सब क्या है, सब के सब लिक्विड ही है ना। हाँ, अब आप क्या करो, कुछ एक कंटेनर्स ले लो अलग अलग शेप के, उसमें 50 ml का मार्क लगा दो। 50 ml का मार्क कैसे लगाएंगे सर, कैसे पता चलेगा। अरे भाई, एक मेजरिंग सिलेंडर आता है लैब में, है ना, उसमें पानी भरो, जहां तक वो आएगा उसमें वहां पे मार्क लगा दो। ठीक, अब क्या होगा, अगर आपने देखा है कभी कि अगर कोई लिक्विड फ्लोर पे गिर जाता है तो क्या होता है, ध्यान दिया कभी, ध्यान देना अगली बार। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिक्विड्स लिए हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, इनमें इनको 50 ml मेजर करके, इनमें से किसी एक को हम 50 ml मेजर करके अलग अलग कंटेनर्स में हम डालेंगे। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। अगर हम सब में अलग अलग शेप का कंटेनर है और हम उनमें 50 ml डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, शेप सेम रहेगी लिक्विड की, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग शेप के। when the when we when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily। हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब लिक्विड को चेंज करोगे तो इजीली फ्लो करता है। चलो एक एक क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। हम जब फ्लोर पे गिरता है फ्लूइड, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा फ्लो भी करेगा, हाँ, थोड़ा सा फ्लो करता है, थोड़ा सा स्टिक कर जाता है फ्लोर पे, है ना। और अगर आप कैसा भी कंटेनर हो, है ना, कंटेनर शेप कैसा भी हो, लेकिन वॉल्यूम उसका वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लिक्विड की एक खासियत होती है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता उसका। ठीक है, शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, नहीं, शेप सेम लिक्विड की नहीं रहती। लिक्विड तो वही शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में उसको डाला जाता है ना। और जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालते हो तो वो फ्लो कर जाता है आराम से, हालांकि थोड़ा बड़ा स्टिक कर जाता है पहले वाले कंटेनर में, है ना। तो इस हमें क्या पता चलता है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। उसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। और सॉलिड के केस में क्या होता है, शेप भी फिक्स्ड, वॉल्यूम भी फिक्स्ड। लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, है ना, लिक्विड्स फ्लो भी करते हैं और शेप भी चेंज कर लेते हैं।
तो इनको रिजिड नहीं बोला जा सकता, इनको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक। सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ठीक है। आपने देखा, आप देखो सॉलिड्स जो है, कुछ एक सॉलिड्स लिक्विड में डिफ्यूज भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर शुगर का क्रिस्टल डालो पानी में, हाँ, तो धीरे धीरे घुल जाएगा उसमें, है ना, तो डिफ्यूज कर गया उसके अंदर, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सॉलिड लिक्विड में डालने पे डिफ्यूज कर जाता है उसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही गैसेस भी डिफ्यूज कर जाती हैं लिक्विड में। आप देखो पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर से ना गैसेस चली जाती हैं पानी में, ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये सारी की सारी क्या होती है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। जो एटमॉस्फेयर में है ना हमारे, वही पानी के अंदर भी चली जाती है। नहीं तो आप सोचो, जो फिशेस वगैरह है या दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो कैसे, और प्लांट्स भी होते हैं, तो वो कैसे लेंगे सांस। उनको सांस लेने के लिए पानी, वो पानी के अंदर है, तो उनको सांस कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व होता रहता है। इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी है ना आसपास में, वो क्या करती है, पेड़ तो एब्सॉर्ब करते ही करते हैं, लेकिन पानी भी एब्सॉर्ब करता है। ठीक है। आसपास का पानी हमारा CO2 भी एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक। है ना। तो आपने क्या देखा, लिक्विड में तीनों डिफ्यूज हो सकते हैं, सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड तो लिक्विड में डिफ्यूज हो ही जाता है, और गैसेस भी डिफ्यूज होते हैं। लिक्विड कौन सा लिक्विड में डिफ्यूज होता है, आप कोई भी देख लो, इंक डाल के देख लो, उसमें मिक्स हो जाएगा, है ना। या कोई भी पानी में, दूध में पानी मिला के देख लो, मिक्स हो गया ना। या फिर जूस में पानी मिला लो, मिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ज्यादातर लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड लिक्विड में बहुत तेजी से डिसॉल्व होगा, है ना, एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लेता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के जो, लिक्विड स्टेट जो होता है, उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी अवेलेबल होता है ना, लेकिन सॉलिड के बीच में स्पेस इतना अवेलेबल नहीं होता है। इस चलते लिक्विड लिक्विड में बहुत तेजी से डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है। चलो, अब लास्ट आपका गैसियस स्टेट पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। आपने देखा होगा कब कोई बैलून बेचने वाले को, वो अपने सिलेंडर से बैलून भरता है, गैस भरता है बैलून में, और बेच देता है। अगली बार जब कभी मिलो ना ऐसे किसी बैलून वाले इसको बेचते हुए, तो उससे पूछना कि एक सिलेंडर में कितने बैलून भर लेता है वो, हाँ, और कौन सी गैस यूज करता है वो बैलून भरने के लिए। ये क्वेश्चन उससे जरूर पूछना। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है कि जो आपका इंजेक्शन आता है ना, वो आप 3 इंजेक्शन ले लो। ठीक है। और उन तीनों में सामने का जो उसका निडल का पोर्शन होता है, उसको हटा के एक कॉर्क लगा दो। ठीक। रबर कॉर्क, रबर कॉर्क लगा दिया, और पिस्टन को रिमूव कर दो। ये जो मूवेबल होता है ना उसके अंदर, जिसको हम दबाते हैं अंगूठे से, उसको हम पिस्टन कहते हैं। ठीक। उसको आप निकाल दो बाहर। ठीक। उसके बाद क्या करो, एक में तो आप भर दो, कोई लिक्विड भर दो उसमें, पानी भर दो। दूसरे में चौक भर दो। ठीक। और तीसरे को खाली रहने दो वैसे ही। ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस पिस्टन पे वेसलिन लगा लो, और फिर इसको इंसर्ट करो। ठीक है। और दबाओ आप। तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे जिसमें गैस है ना, जिसमें कुछ नहीं डाला हमने, वो आराम से दब रहा है। उसके बाद फिर, लेकिन जो सॉलिड है और लिक्विड है, वो जल्दी नहीं दबेंगे। हम्म, पानी भरा हुआ वो भी नहीं दबेगा जल्दी, आराम से। जितना जितना आप पिस्टन को दबा सकते हो एयर वाले में, उतना पिस्टन सॉलिड और लिक्विड वाले में आप नहीं दबा पाओगे। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, है ना? क्योंकि पहले वाले में क्या है, गैस है। तो आप जानते हो आपके घर में भी LPG आता है, सिलेंडर आता है, जिसको हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, या ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में, है ना। अब तो CNG भी आप जानते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों में हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो ये सारे के सारे क्यों यूज कर पाते हैं हम, क्यों, क्योंकि ये लोग हाईली कंप्रेसिबल है, और छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस को भरा जा सकता है।
ठीक है, और इजिली कैरी किया जा सकता है। ठीक, आप देखो गैस का एक और स्टेट देखो, डिफ्यूजन इसमें बहुत तेजी से होता है गैस में ना। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। हाँ, तो जब आप देखो घर में खाना बनता है, हाँ, तो क्या होता है, सबसे पहले जब मम्मी मसाला डालती हैं तो मसाले की खुशबू आ जाती है ना आप तक फटाक से। क्यों? क्योंकि मसाले में ऑयल होता है, ऑयल वेपर बन के एयर में मिक्स होता है ना। एयर पार्टिकल के जो एयर में जो दो पार्टिकल्स के बीच में गैप है उसमें मिक्स हो जाता है, बड़ी तेजी से डिफ्यूज हो जाता है, और वो डिफ्यूज होकर के आप तक आ जाता है। हाँ, और आपको पता चल जाता है कि खाना बन गया है या बन रहा है। ठीक है, चाहे आप कितनी भी दूर बैठे हो। ठीक, तो वो कैसे पता चल रहा है हमें? डिफ्यूजन की वजह से पता चल रहा है। इसी तरीके से क्या होता है गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में क्या होता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होना होते हैं ना, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड में। यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है, सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कितने पास पास होते हैं, है ना, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। लिक्विड में उस सॉलिड से ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन गैस में देखो बिल्कुल ही फ्री होते हैं पार्टिकल्स, हैं बहुत फैले हुए। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये किसी वॉल से टकराते हैं या किसी कंटेनर से टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, है ना। अब सोच के देखो, आप किसी कोई तेजी से मूव कर रही है चीज, तो वो जब किसी चीज से टकराती है तो उस पर फोर्स लगाती है ना। जैसे आप देख लो, कार है या ट्रेन है, बहुत स्पीड में जा रही है, लेकिन उसके आगे कुछ आ रहा है, आता है, तो क्या होता है, वो उस पर फोर्स लगाता है ना, हिट करता है उसको बहुत तेजी से, जो फोर्स लगता है ना। तो यही फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं गैस पार्टिकल्स एक यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, आप यूनिट एरिया लोग समझ नहीं पाते, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर वाइड, हाँ, यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब ये आप सेंटीमीटर लेते हो या मीटर लेते हो या फिट लेते हो, ये सारे क्या है, आपके नापने के तरीके होते हैं ना, अलग अलग। हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, या मीटर में नापते हैं, या किलोमीटर में नापते हैं, या और छोटे चल जाओ तो मिलीमीटर में नापोगे। हाँ, तो डिपेंड करता है आप किस किस यूनिट को लेते हो। तो अगर आप सेंटीमीटर में नापते हो तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर यूनिट एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हम मीटर यूज कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना। फिट यूज कर रहे हैं तो फिट स्क्वायर फिट होगा। तो डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिट एरिया। तो ऐसे ही एक यूनिट एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर फुट पे जितना वो प्रेशर लगा रहा होगा ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, एयर, ठीक, गैस पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई हो, स्टेट ऑफ मैटर। वैसे तो ज्यादातर चीजें हमने बचपन में पढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ एक चीजें हमें यहाँ पे नया भी देखने को मिला है ना, जानने को मिला। अब इससे आगे का हम पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है चेंजेस, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, या लिक्विड गैस बन सकता है, या सॉलिड गैस बन सकता है, गैस सॉलिड बन सकती है, ये हमें देखना है। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, सॉरी अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको। ठीक, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैटर, और मैं चाहता हूँ आप आराम आराम से समझ के पढ़ो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।